प्रोफेसर काया पलट अपने ऑफिस में बैठा सेल फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो दौरे हाजिर का एक बहुत दूर तक पहुंचा हुआ बाबा था। वो वक्त के तकाज़ों को भी अच्छी तरह समझता था, इसलिए इसने खुद को एक मॉडर्न मुर्शिद का रूप दे रखा था। रिवायती आस्थाने के बजाय वो एक सजे सजाए ऑफिस में बैठकर ज़रूरतमंदों की हाजिर रवाई किया करता। इसी जदीदियत की वजह से इसके क्लाइंट्स में कई एक तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल थे। इसके नाम के साथ लगा हुआ प्रोफेसर इसके धंधे में किसी टिगर से कम नहीं था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, प्रोफेसर काया पलट ने दूसरी जानिब फ़ोन पर मौजूद शख्स को तसल्ली देते हुए कहा। हमने आपके गुमशुदा बेटे का जायचा खींचकर बड़ा ज़बरदस्त हिसाब लगाया है। हमारे इल्म के मुताबिक वो इस वक्त आसमान पर है और न पाताल में, वो मशरिक में नजर आता है न मगरिब में दिखाई देता है। हमने शुमाल में भी झांक कर देख लिया मगर इसके आसार नहीं मिले। फिर जब हमने जुनूब में निगाह दौड़ाई तो वो प्रोफेसर ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो दूसरी तरफ गुमशुदा लड़के के बाप के दिल की धड़कन में बेपनाह इजाफा हो गया। इसने इस तरारी लहजे में इस्तफसार किया, प्रोफेसर साहब जुनूब का क्या? आप अचानक खामोश क्यों हो गए? जुनूब में वो हमें नजर आया है, प्रोफेसर ने गंभीर अंदाज में कहा। तुम्हारे घर से 8-9 किलोमीटर के फासले पर साहिल समंदर के आसपास, मगर वो घर आने को तैयार नहीं, बहुत नाराज लगता है। आप कुछ करें प्रोफेसर साहब, लड़के का बाप मिन्नत लहजे में बोला। बस शकील किसी तरह घर लौटाए, हम इसकी नाराजगी दूर कर देंगे। हमारा अमल पत्थर पर लकीर है, प्रोफेसर ने कहा। इसके असर से बंदा हज़ारों किलोमीटर की दूरी से भी खींचा चलाता है। आपका बेटा तो इधर बगल में ही छुपा बैठा है, तो फिर आप अमल करें ना, शकील के बाप ने जोर देकर कहा। हर अमल के लिए चंद खास चीज़ों की जरूरत होती है, प्रोफेसर काया पलट ने शातिराना अंदाज में कहा, और चीज़ों के हुसूल के लिए रकम खर्च करना पड़ती है। आप बताएं कितना खर्चा होगा? गुमशुदा शकील नामी नौजवान के परेशान हाल बाप ने पूछा। प्रोफेसर ने ठोस अंदाज में जवाब दिया, 10,000 रुपये। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब बोलने वाले मजबूर बाप की फिक्र अंगेज आवाज़ प्रोफेसर की समाज से टकराई। 10,000 से 1 रुपया भी कम नहीं हो, प्रोफेसर ने 2 टोक अंदाज में कहा। ये फैसला आपने करना है कि बेटा ज़्यादा आह में या 10,000 रुपये। ठीक है, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम कर देता हूँ, शकील के बाप ने कहा। कल किसी वक्त मैं आपके ऑफिस आकर 10,000 रुपये आपको दे दूंगा। हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, प्रोफेसर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। जिस नंबर पर आप इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं यही हमारा इजी पैसा अकाउंट भी है। आप जब भी पैसों का बंदोबस्त कर लें तो मेरे अकाउंट में इजी पैसा करवा दें। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए बोला, इधर मेरे पास रकम की मुंतकिली का मैसेज आया, इधर ही मेरा अमल शुरू, और 3 दिन के अंदर अंदर आपका बेटा वापस। जी बहुत शुक्रिया, शकील के बाप ने कहा। सेलुलर रब्ता मौकूफ़ करने के बाद प्रोफेसर काया पलट ने अपने सेलफोन को चूमा और मेज़ पर रख दिया। इसके चेहरे पर मक्कारी से भरपूर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे इसने अपनी अयारी से मैदान मार लिया हो। प्रोफेसर का ऑफिस 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक निस्बतन छोटे कमरे में वो खुद मौजूद रहकर अपने क्लाइंट्स को डील किया करता। दूसरा कमरा इंतज़ारगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहाँ पर प्रोफेसर के पास आने वाले साइलिन अपनी बारी का इंतजार किया करते। यहीं पर एक छोटा सा काउंटर नुमा रिसेप्शन भी बना हुआ था। प्रोफेसर की मुलाजमा हास सवा नामी एक मुस्तैद खातून रिसेप्शन को संभालती थी। वो प्रोफेसर से मिलने वाले ज़रूरतमंदों का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर नोट करने के बाद इन्हें टोकन जारी कर देती। इस वक्त वेटिंग में लगभग 25 के करीब अफराद मौजूद थे, जिनमें मर्दों ख़वातीन दोनों स्नाफ शामिल थे। दानिश ने अपने बराबर में बैठे हुए शख्स से पूछा, भाई आपका नंबर कौन सा है? 55। इस शख्स ने रुखाई से जवाब दिया, मेरा नंबर 42 है। दानिश ने बताया, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अभी 37 नंबर वाला अंदर प्रोफेसर साहब के पास गया है। इस शख्स ने बताया, तुम्हारी बारी बस आने ही वाली है। बात के अख्ताम पर इसने दानिश से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? दानिश। इसने बताया, मुझे जाहिद अली कहते हैं। वो शख्स अपना तारुफ कराते हुए बोला, यहाँ पर रश तो होता है मगर काम का एक सिस्टम है। प्रोफेसर साहब बगैर नंबर से किसी से मुलाकात नहीं करते। दानिश पहली बार इस टाइप के किसी प्रोफेसर की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने अपने अंदरूनी तजस्सुस से मजबूर होकर जाहिद अली से पूछ लिया, जाहिद भाई प्रोफेसर साहब के पास आने वालों को कोई फ़ायदा होता है या क्या बात करते हो मियां? जाहिद इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा, प्रोफेसर साहब बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, मैं तो इनकी रूहानी कुव्वतों को मानता हूँ, ये बड़े करने वाले हैं। आपकी बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि दानिश ने मुतदिल अंदाज में कहा, आप प्रोफेसर साहब से काफ़ी फ़ायदा उठा चुके हैं। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मियां। जाहिद अली इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं जब कभी किसी परेशानी में इनसे मिलने आया मेरा काम हो गया। अभी 2 माह पहले की बात है। वो थोड़ी देर के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने महकमे के दफ्तर जाकर शिकायत भी की लेकिन मसला हल ना हुआ। यूँ समझ लो हम जितनी बिजली इस्तेमाल करते थे इससे 4 गुना का बिल आ जाता था। तंग आकर मैंने प्रोफेसर साहब से रब्ता किया। दानिश बड़ी तवज्जो से जाहिद की बात सुन रहा था। जाहिद सांस संवार करने के लिए रुका तो दानिश ने इसे टोकना मुनासिब न समझा। सिलसिला कराम जारी रखते हुए बोला, प्रोफेसर साहब ने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और कागज़ पर मेरे बिजली के मीटर का जायचा खींचा। दानिश कथा कलामी करते हुए मुस्तफिर हुआ, प्रोफेसर ने क्या खींचा? जायचा। जायचा का लफ्ज़ दानिश के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वो पूछे बगैर ना रह सका।
जाहिद ने इसकी कम इल्मी पर अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और बेजारी से कहा, जब अंदर जाओगे तो सब मालूम हो जाएगा। दानिश इसकी हफ्की को नज़रअंदाज करते हुए ज़ेर बहस मौजू की तरफ लौटा है और सराहती हुई आवाज़ में कहा, बड़े भाई आप मुझे अपने मीटर के बारे में कुछ बता रहे थे। प्रोफेसर साहब ने जायचे का हिसाब किताब देखने के बाद मुझे एक नक्श दिया और कहा, इस नक्श को मैं अपने मीटर के नीचे कहीं छुपा दूँ। वो बहुत नन्हा मुन्ना नक्श था। मैंने जाकर इसे ऐसी खुफिया जगह छुपा दिया जहाँ पर मीटर रीडर की निगाह नहीं जाती। तो दानिश ने बेताबी से पूछा, इसका नतीजा कुछ निकला? हाँ ना। जाहिद अपने सर को असबाती जुम्पश देते हुए बोला, पिछले माह मेरा बिल सिर्फ 500 रुपये आया और प्रोफेसर साहब की दुआ से आइंदा भी कम बेश इतना ही बिल आया करेगा। ओह, ये तो चमत्कार हो गया। दानिश ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, तावीज़ के जरिए बिजली का मीटर काबू में। प्रोफेसर साहब के नाम के साथ काया प्लेट ऐसे थोड़ी लगा हुआ है दानिश मियाँ। जाहिद ने गहरी संजीदगी से कहा, इनके अमलियात में जादू का असर है, वो जो चाहें कर सकते हैं। आपकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया हूँ। दानिश ने साफ कोई का मुजाहरा करते हुए कहा, सच पूछे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। जाहिद ने घूर कर इसकी तरफ देखा और पूछा, लगता है तुम नए पंछी हो, प्रोफेसर साहब के कमालात के बारे में अभी कुछ नहीं जानते, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दानिश ने बताया। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बस एक ज़रूरत का इसलिए है। तुम्हें यहाँ का किसने बताया? जाहिद ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मेरी बीवी नादिया ने। जाहिद अली गहरी नज़र से तकते हुए बोला, तुम्हारी बीवी बहुत समझदार हाथून है। दानिश तो उसका नाम होना चाहिए था। जाहिद अली का तबसरा सुनकर दानिश का ध्यान आपो आप नादिया की तरफ चला गया। वो नादिया के साथ पर ही प्रोफेसर काया प्लेट से मिलने आया था। कल रात ही इस मौजू पर इनकी तफसीली बात हुई थी। वो 3 अफराद की मुख्तसर सी फैमिली थी, दानिश, नादिया और उनका 3 साला बेटा अरमान उर्फ बबलू। वो लोग किराए के एक छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर थे। दानिश के पास आला तालीम थी और ना ही कोई बाकायदा हुनर, इसलिए वो मामूली नौकरी पर गुजारा करता था। वो जो भी कमा के लाता लाकर नादिया के हाथ पर रख देता। घर का सारा इंतजाम नादिया के हाथों में था, इसलिए वो दर्जा हद परेशान भी थी, क्योंकि पिछले 6 माह से दानिश बेरोजगार था। वो रोज़ाना रात को सर जोड़कर बैठ जाते और बेरोजगारी के सफरीज से निमटने के लिए अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ाते रहते। ऐसी ही एक उदास और शफाक रात नादिया ने टूटे हुए लहजे से पूछा, दानिश ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब तक? दानिश ने कहा, सब तुम्हारे सामने ही है। मैं पूरा दिन घर से बाहर गुजार कर मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, कई बात बन के ही नहीं दे रही। मुझे तो कुछ और चक्कर लगता है। दानिश, कैसा चक्कर? दानिश ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कोई बंदिश वगैरह? वो ससराती हुई आवाज़ में बोली। 6 महीने बहुत होते हैं दानिश, मुझे तो शक हो रहा है कि किसी दुश्मन ने तुम्हारे रोजगार को बांध रखा है। क्या फजूल बातें कर रही हो? दानिश ने उकताहट भरे लहजे में कहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जहाँ इंसानों के 10 दोस्त हों वहाँ एक आध दुश्मन भी जरूर होता है, नादिया ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इस वक्त हर तीसरा या चौथा शख्स बेरोजगार है। दानिश ने कहा, तुम वहाँ इस तल हकीकत को जादू टूटने से जोड़ रही हो और मैं। थोड़ी देर तक इसने रुक कर अपनी बीवी की आंखों में देखा, फिर बात मुकम्मल कर दी। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। किसी के पास इतना पैसा और फुर्सत नहीं जो मेरे रोजगार के मामलात को बांधने के लिए अमलियात कराता फिरे। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसे मामलात पर यकीन है। नादिया ने बड़े एतमाद से कहा, तुम एक बार प्रोफेसर काया प्लेट के पास जाकर अपना हिसाब किताब चेक कराओ। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। कर्ज उधार पर कब तक गुजारा करेंगे? तुम्हारी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ नादिया, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। कर्ज इस दुनिया की सबसे बड़ी लानत है, ये इंसान को जीते जी मार डालता है। इसकी इज्जत और साख सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। इस अजियत को मुझसे ज़्यादा भलाखोर महसूस कर सकता है। लोगों ने इस ख्याल से मुझसे निगाहें चुराना शुरू कर दी हैं कि कहीं उनसे उधार ना मांग लूं। कल मालिक मकान का फ़ोन भी आया था। क्या कहा उसने? नादिया ने डरी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। घर खाली करने का कह रहा था। दानिश ने होंठों पर उदास मुस्कुराहट से जाते हुए कहा, 3 माह का किराया चढ़ा हुआ है, वो बेचारा भी कब तक सब्र करेगा। मैं इसलिए तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द प्रोफेसर काया प्लेट से जाकर मिलो। नादिया ने ताकीदी अंदाज में कहा, वो ज़रूर हमारा मसला हल कर देंगे। मैं इन आमलों पर यकीन नहीं रखता नादिया, लेकिन तुम्हारी खुशी के खातिर ये भी काम करना पड़ेगा। दानिश ने शिकस्त तौर लहजे में कहा, इसमें मेरी और तुम्हारी खुशी से ज़्यादा बबलू के मुस्तकबिल का सवाल है। दानिश वो ठहरे हुए लहजे में बोली, अभी तो वो बहुत छोटा है, लेकिन इसे बड़ा भी होना है। क्या हम अपने बेटे को विरासत में भूख अफलास, दर दर की ठोकरें और जिल्लत और रुसवाई देने का तस्वर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। वो पूरी कतईयत से बोला, हम बबलू को एक शानदार मिसाली मुस्तकबिल देंगे इंशाअल्लाह। नादिया ने पुरजोश अंदाज में कहा। आइंदा रोज़ दानिश प्रोफेसर काया प्लेट के ऑफिस पहुंच गया। जाहिद अली ने इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और कहा, दानिश मियाँ कहाँ खो गए? तुम्हारा नंबर आ गया, अंदर जाओ। दानिश ने अपने माहौल में हाजिर होते ही सुना रिसेप्शनिस्ट इसका नाम पुकार रही थी। दानिश साहब, टोकन नंबर 42, आप प्रोफेसर साहब के पास चले जाएं प्लीज़। दानिश अपने ख्यालात और गुज़श्ता रात नादिया से होने वाली गुफ्तगू के ट्रांस में गुम हो गया और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि 37 से 42 तक नंबर किस तरह आगे बढ़ गए। बहरहाल वो अपनी कुर्सी से उठा और प्रोफेसर काया प्लेट के कमरे में दाखिल हो गया। प्रोफेसर ने पेशा वराना मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल किया। जब वो प्रोफेसर के सामने बैठ चुका तो प्रोफेसर ने रोबदार आवाज़ में कहा, जी बताइए क्या मसला है आपका? प्रोफेसर साहब,
पेट का दौरा भरने के लिए रिज़्क के ईंधन की ज़रूरत है, और ये ईंधन ज़ाहिर है पैसों के बगैर हासिल नहीं हो सकता, और पैसों का कोई वसीला, कोई ज़रिया नहीं है मेरे पास, ना कारोबार ना मुलाजमत। प्रोफेसर ने बड़ी गहरी नज़रों से दानिश को घूरा और मजबूत लहजे में बोला, बेरोजगारी का रोग लगाकर हमारे पास पहुंचे हो? जी सर, बहुत परेशान हूँ। दानिश ने उम्मीद भरी नज़रों से प्रोफेसर की तरफ देखा। इस मर्ज में मुतला हुआ कितना अर्सा हुआ? प्रोफेसर ने बदस्तूर इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, कमोबेश 6 माह। इसने बताया, मर्ज पुराना हो चुका है। प्रोफेसर ने दानिश की आंखों में आंखें डालकर सनसनाते हुए लहजे में कहा, और बड़ा जिद्दी भी लगता है। जी सर। दानिश इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। दानिश मियाँ, प्रोफेसर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, यह मसला इतना सीधा नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मामले की तह में उतरने के लिए तुम्हारा जायजा खींचना पड़ेगा। ये लफ्ज़ दानिश ने थोड़ी देर पहले जायद के मुंह से भी सुना था। वो पूछे बगैर ना रह सका, प्रोफेसर साहब, ये जायजा क्या चीज़ है और इससे कैसे खींचते हैं? लगता है तुम सिर्फ नाम के ही दानिश हो। प्रोफेसर ने यक बयक आपसे तुम पर आकर इसे ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहा हो कुछ पढ़ लिख भी लिया करो। मैं वाकई नहीं चाहता प्रोफेसर साहब। वो अपनी लाइलमी पर नदामत भरे अंदाज में बोला, प्लीज़ आप मुझे जायचे के बारे में बताएं। जायचा कोई ट्रेन की जंजीर या हुक्के का कश नहीं जो मैं तुम्हें अमली तौर पर बताऊं कि इसे कैसे खींचा जाता है। प्रोफेसर ने अपनी अमलियत के दरिया बहाते हुए कहा, यह आसमान पर मैं गर्दिश सितारों और सैयारों की महसूस हरकत का नक्शा होता है। तुम आसानी के लिए इसे ज़िंदगी की किताब समझ लो जिसमें इंसान के माजी हाल और मुस्तकबिल का हवाल दर्ज होता है। तो फिर आप ज़रूर मेरा जायचा खींचिए, मेरा मतलब है बनाएं। दानिश ने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए कहा, ताकि पता चले मेरे रिस्क और रोज़गार के मामलात में किस किस्म की रुकावटें खड़ी हैं। प्रोफेसर ने दानिश के क्वाइफ लेने के बाद एक कागज़ पर आड़ी तिरछी लकीरें खींची, कुछ हाके बनाए। इन हाकों में मुख्तलिफ आदात उभरने के बाद चंद लम्हा तक खुशो खुजू के साथ दानिश के जायजे का मुताला करता रहा। इसके चेहरे पर अजीब व गरीब तासुरात उभरने लगे तो दानिश पूछे बगैर ना रह सका, प्रोफेसर साहब, आपकी पूरी इसरार खामोशी मेरे दिल को हिला रही है। आप अचानक चुप क्यों हो गए हैं? सब हैरियत तो है ना? प्रोफेसर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए गंभीर लहजे में कहा, दानिश मियाँ, हैरियत नहीं है। आखिर हुआ क्या है? दानिश की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया, कुछ बताएं तो। प्रोफेसर ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया, दानिश मियाँ, तुम्हारे जायचे की दीगर छोटी मोटी खराबियाँ तो एक तरफ, लेकिन एक मामला बड़ा तशवीशनाक है। आप किस मामले की बात कर रहे हैं? दानिश की हालत दीदरी थी। तुम शनि की लपेट में हो। प्रोफेसर ने बताया, ये कौन सी बला है? दानिश ने बिखरी हुई आवाज़ में कहा, बिल्कुल ठीक समझे, शनि एक खौफनाक बला ही है, इसे जहल भी कह सकते हैं। प्रोफेसर ने दानिश के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, यह बदजात जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए इसका सवा सत्यानाश मार कर रख देती है। तुम 60 सती की जात में आ गए हो। दानिश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। शनि ने इसकी हालत खराब कर रखी थी और ऊपर से ये 60 सती नाजिल हो गई। वो बेबसी से बोला, प्रोफेसर साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपकी बातों ने मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। 60 सती दरअसल शनि का हरामीपन है। प्रोफेसर अपनी ही धुन में बोलता चला गया, ये 7.5 का हिस्सा खराब होता है। ये नहस शनि अपने शिकार को ऐसी मार मारता है कि वो जीने की बजाय मरने की तमन्ना करने लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुरा हादसा हो गया। आजकल मेरे हालात कुछ ऐसे ही हैं। प्रोफेसर साहब, क्या आपके पास इस मदूद शनि का कोई तोड़ है? अरे मियाँ, क्या बात करते हो? प्रोफेसर ने तैश में आते हुए कहा, हम यहाँ चना पापड़ी बेचने नहीं बैठे। ये 2 टके की शनि की क्या औकात के हमारे सामने ठहर सके? हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। आपका मतलब है? दानिश ने खुश होते हुए बोला, मेरा रोजगार का मामला सीधा हो जाएगा 110%। मियाँ, प्रोफेसर ने पूरे यकीन से कहा, तुम हमारे पास आ गए हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे क्या करना है ये हम खुद देख लेंगे। मगर प्रोफेसर ने अपना आखिरी जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो दानिश तरफ कर बोला, मगर क्या? दानिश मियाँ, मैं शनि का तोड़ तो काट दूंगा। प्रोफेसर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, हर तोड़ को किसी जोड़ की जरूरत होती है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी जी। प्रोफेसर साहब वो सर को हस्बाती जुम्बश देते हुए बोला, आप खुलकर बताएं, मेरे ऊपर शनि की नहुसत दूर करने के लिए कितना खर्चा होगा? दानिश की फरमाइश पर प्रोफेसर कायापलट ने खुलकर बताया तो दानिश के होश उड़ गए। बेसाहता इसके मुंह से निकला, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये सोचना मेरा नहीं तुम्हारा काम है। प्रोफेसर ने बेमरवती से कहा, जब रकम का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे पास आ जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दानिश ने मुश्किल को संभाला और बोझिल कदमों के साथ प्रोफेसर कायापलट के ऑफिस से निकल गया।